दोस्तों नमस्कार। ये दौर तो डर और खौफ का है। शायद इसीलिए हर कहीं से कोई सवाल उठा या फिर सत्ता के खिलाफ कोई आवाज कहीं सुनाई दी तो एक झटके में वो शख्स कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वो आंदोलन कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आया। वह पूंजीपति भी यानी बड़ा बिजनेसमैन भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इस देश के भीतर में पूरी विपक्ष की राजनीति एक झटके में इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के जरिए कटघरे में खड़ी कर दी गई। बावजूद इसके जेंजी आज जंतर मंतर पर निकलकर आ गया, जबकि सबको पता है हर चीज कैमरे में कैद हो रही है। आने वाले वक्त में कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति को लेकर होती है, फिर भी जेंजी निकलकर सड़क पर आ गया। उनकी तादाद, उनकी संख्या पर मत जाइए, इसलिए नहीं जाइए क्योंकि इस दौर में एक दो शख्स भी अगर निकल कर आता है और कहीं चुनौती देते हुए नजर आता है तो फिर इस देश की सत्ता सक्रिय हो जाती है। ध्यान दीजिए, अनिल अग्रवाल यानी वेदांता ग्रुप के सीईओ, उनके खिलाफ क्या हुआ, उनकी कंपनी के खिलाफ क्या हुआ, किस तरीके से फेमा के तहत ईडी ने छापा मारा। यह वही शख्स है जिसने हजारों करोड़ रुपए बीजेपी को उस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर दिए जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चलते थे। बावजूद इसके उन्होंने एक ऐसी पहल की जो सत्ता को ठीक नहीं लगी और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई। मोहम्मद दीपक, भूले तो नहीं हैं आप? आज की तारीख में उनकी कैसी स्थिति है, वो किस स्थिति में है और किस तरीके से उनका सामाजिक बहिष्कार या सोशल बायकॉट की स्थिति है, यह भी किसी से छुपी हुई नहीं है। एक आंदोलन इस देश में कहीं ना कहीं वर्कर्स को लेकर भी हुआ, बावजूद इसके कार्रवाई वहां पर भी हुई। कहां पर ईडी आ जाए, कहां पर सीबीआई सक्रिय हो जाए, कहां पर एफआईआर दर्ज हो जाए, कहां पर आप इस देश के खिलाफ काम करते हुए सत्ता को नजर आने लग जाएं। यानी उन छात्रों की सोचिए, उस जेंजी की सोचिए जो इस वक्त बेरोजगार है, जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन काम नहीं है। उस जेंजी की सोचिए जो कि 12वीं की परीक्षा दे रहा है लेकिन वहां भी उसको अपना एजुकेशन अपने अनुकूल मिल नहीं रहा है और उसके बाद वो निकलकर अगर कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट भी देता है तो वहां भी परिस्थिति नाजुक हो जाती है। और अगर वह किसी प्रोफेशनल क्षेत्र की दिशा में बढ़ना चाहता है, वो चाहे नीट ही क्यों ना हो, वहां भी पेपर लीक हो जाता है। और इस देश के भीतर क्या यूपीएससी, क्या यूजीसी और क्या स्टेट सर्विस पर भी कमीशन, तमाम जगहों की तमाम परेशानी इस देश के भीतर युवाओं के सामने है। यह जानकर समझते हुए कि दरअसल इस दौर में सत्ता और सरकार हर सवाल पूछने वाले को कटघरे में खड़ा कहीं ना कहीं कभी ना कभी कर ही देती है। बावजूद इसके हजारों छात्र आज जंतर मंतर पहुंचे और बड़ी बात तो यह है कि कुछ छात्र अपने माता पिता के साथ आए थे और कुछ बड़े बुजुर्ग यह सोचकर आए थे कि दरअसल एक बात तो कहने की एक जगह मिली है जहां पर हम देख पाएं कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम खत्म ना हो जाए। यह बात कह पाएं कि दरअसल हमारे बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान कौन देगा। हर कोई जानता है कि इस दौर में राजनीतिक सत्ता के पास पूरी राजनीतिक ताकत है, संवैधानिक ताकत है, उसके हाथ में हर इंस्टीट्यूशन है, वो जैसा चाहे वैसे कर सकती है। बावजूद इसके अगर 1000 लोग भी पहुंचे या 1000 जेंजी की तादाद भी पहुंची तो मानकर चलिए इस देश के भीतर 1 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट उनके साथ चल रहे होंगे। अगर वो 3000 की तादाद थे तो इस देश के 3 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट उनके साथ चल रहे होंगे। चूंकि कहीं पर भी अपनी बात को रखने का कोई आधार इस देश में इसलिए नहीं बच पा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन सत्ता के अनुकूल हो गए हैं। जिसे कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करेगा नहीं, तो ऐसे में न्याय और रास्ता कहां निकले। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दरअसल यह शब्द जो कॉकरोच निकल कर आया वह तो न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे चीफ जस्टिस ने कहे थे। यानी यह भी तय है अगर यह मामला जो जंतर मंतर का है यह कल को निकलकर अगर अदालतों के गलियारे में चला जाए तो क्या न्यायपालिका इन छात्रों का साथ देगी उस शब्द को लेकर, उस मुद्दे को लेकर जहां पर इस देश के जेंजी और युवाओं के सामने खड़े होते संकट का पहाड़ है। शायद यही वो वजह है कि अगर जंतर मंतर पर आज की पहल को एक धड़कन के हिसाब से भी समझना शुरू करें तो फिर मान लीजिए यह धड़कन अगर रुक गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और संयोग से यह धड़कन ने आज इस बात का एहसास जरूर करा दिया कि यह एक पहली दस्तक है। यह एक ऐसी दस्तक है जिसके आसरे डर और खौफ खुले तौर पर नजर भी आ रहा है। क्योंकि जंतर मंतर पर इस तरीके से जेंजी निकल कर आए, छात्र निकल कर आए, उनके माता पिता निकल कर आए। कल्पना किसी ने कुछ भी की हो, उनकी तादाद 20,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, तब समझ में आता। बिल्कुल नहीं, संख्या का जिक्र मत कीजिए। सवाल सिर्फ इतना है कि इस देश के भीतर में मेन स्ट्रीम मीडिया
जिसकी भूमिका होनी चाहिए कि दरअसल वो उसको कवर करे, बतलाए, उसकी व्याख्या करे, उन लोगों से बातचीत करे, एकदम ब्लैकआउट था। पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसे प्यार से लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वहां पर नारे भी इसीलिए गोदी मीडिया के खिलाफ लग रहे थे। लेकिन यह भी एक सवाल है कि इस देश में जो वैकल्पिक मीडिया खड़ा हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें भी आपको कहीं कोई नामचीन चेहरे नजर आ नहीं रहे होंगे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार जनजी ने यह सोचकर दस्तक दी है कि यह कोई पॉलिटिकल फॉर्मेट नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर संविधान के तहत अपने अधिकारों की मांग है। और शायद इसीलिए उसके संस्थापक अभिजीत दिपके जब सामने आए तो उन्होंने इस डर और इस खौफ का खुला इजहार भी कर दिया। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाले। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। असल में जंतर मंतर पर मौजूद तबका पढ़ा लिखा है, शहरी मिजाज में जीता है। वो कोई मजदूर या गैर पढ़ा लिखा तबका बिल्कुल नहीं है। वो मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ है। वह इस देश के सिस्टम को अपने अनुकूल चाहता है। वो चाहता है कि न्यायिक व्यवस्था इस तर्ज पर हो जिसमें जो अधिकार उसे मिले हैं उसका पालन तो होते हुए नजर भी आए। और शायद यही वजह है कि अभिजीत दिपके ने अपनी बातों के साथ साथ उस राजनीतिक मिजाज को भी खुले तौर पर यह कहकर जोड़ा कि बीते 10-12 वर्षों में हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा गया। और इसके लिए फायदा किसे हुआ? क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरियां मिली? और कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। और यह इस्तीफा शाम 5 बजे तक हो जाना चाहिए, अन्यथा हम अगले शनिवार को फिर जुटेंगे और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जुटते हुए नजर आएंगे। क्या यह मैसेज बड़ा है या इसके संकेत वाकई एक व्यापक दायरे में हैं? क्योंकि लगातार नीट और सीबीएसई को लेकर इस देश के भीतर राजनीतिक पार्टियां मंचों पर विरोध कर तो रही हैं, लेकिन सड़कों पर इस दौर में युवक कांग्रेस के छात्र हैं, एनएसयूआई के छात्र हैं, जो शहर दर शहर बिखरे पड़े हैं और लगातार पानी की धार, लाठियों की मार, सब कुछ सहते हुए भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज का मौका जंतर मंतर पर केंद्रित था और यह सवाल बड़ा था कि सरकार इजाजत देगी या नहीं देगी। सरकार इस हकीकत को जानती थी कि लोगों के भीतर गुस्सा है, छात्रों के भीतर गुस्सा है। वो छात्र भी जो अभी वोटर बने नहीं हैं, यानी सीबीएसई की परीक्षा देने वाले 12वीं कक्षा के छात्र की उम्र 17 बरस है औसतन, और वो अगले बरस से वोटर बन जाएंगे। यानी एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसमें बीजेपी के नेताओं के बच्चे भी शामिल होंगे, जो दरी बिछाते हों या फिर जो इस देश में कानून बनाते हों, जो विधानसभा में पहुंचे हों, जो लोकसभा में पहुंचे हों, या फिर जो अपना राजनीतिक कैरियर उस राजनीति के आश्रय देख समझ रहे होंगे कि उनकी पार्टी कितना महान काम भी कर रही है, संगठन भी बड़ा है और सब कुछ उसके शिकंजे में है। लेकिन सवाल यह सोशल परिस्थितियों का था, एक सोशल बायकॉट की स्थिति का है। क्योंकि छात्र और उसके माता पिता अगर जंतर मंतर पर पहुंच गए, जो आज पहुंचे, उन छात्र और उन माता पिता के जहन में मौजूदा वक्त की राजनीति के प्रति कोई प्रेम तो होगा नहीं, उस राजनीति से घृणा ही होगी। यानी राजनेताओं को लेकर उनके भीतर सवाल पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होंगे, और नेताओं को लेकर इस देश के सामान्य नागरिक के भीतर जितने सवाल है उसका जवाब कौन कैसे देगा, खासतौर से तब जब विपक्ष की राजनीति बची ही नहीं या उसे बचने दिया ही नहीं गया। क्योंकि इसी जंतर मंतर पर 14 बरस पहले भी एक नजारा खड़ा हुआ था। उसके जरिए करप्शन जो इस देश के भीतर उसे मिटाने का प्रण किया गया था, उस दौर में एक संगठन खड़ा हुआ, उसके जरिए राजनीति पनपी। उसके बाद राजनीति ने जो भी गुल खिलाए
या उस राजनीति को खड़ा करने में मौजूदा वक्त की बीजेपी या आरएसएस का जितना भी योगदान रहा होगा, लेकिन अगर आप उस पीरियड में चले जाइएगा और उस पीरियड में जिसने भी उस नजारे को 14 बरस पहले देखा होगा इसी जंतर मंतर पर और चंद फरलांग की दूरी पर रामलीला मैदान में, तो कोई कह नहीं सकता है कि दरअसल उस दौर में जो लोग जुट रहे थे उनके सेंटिमेंट्स प्योर नहीं थे। हर सेंटिमेंट प्योर था और उस प्योर सेंटिमेंट के आश्रय ही कोई जंतर मंतर पर कभी गया और उसके बाद कोई इंडिया गेट पर भी पहुंचा, कोई रामलीला मैदान में भी लगातार कई दिनों तक रहा। उसके बाद राजनीति ने जो भी करवट बदली हो, करप्शन चाहे बढ़ गया हो, और जो लोग उस समय चेहरे के तौर पर मौजूद थे उन्हें सत्ता चाहे मिल गई हो, लेकिन आम लोगों के सेंटिमेंट उस दौर में और उसके बाद उन्हीं पॉलिटिशियंस को लेकर उनके जहन में एक घृणा का भाव भी पैदा हुआ। मौजूदा वक्त में भी सेंटिमेंट प्योर है। लोगों के भीतर यह सवाल है, हर घर के भीतर यह सवाल है, जहां पर बच्चे की उम्र 15 बरस पार कर रही हो और वो 30 बरस तक के बीच खड़ा हो, किसी को नौकरी नहीं मिली है, कोई परीक्षा देने जाता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं, पेपर लीक। अगर वो प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहता है तो वहां पर भी यूनिवर्सिटी में वो जा नहीं पाता है। यानी ऐसी ऐसी बाधाएं हैं जो इस देश के भीतर एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स होते हुए देख रही है, इस देश में युवाओं के भविष्य को कोलैप्स होते हुए देख रही है। तब यह सवाल था कि एक प्योर सेंटिमेंट के आश्रय इस देश के भीतर डर और खौफ जो भी सत्ता ने पैदा किया हो, क्या इसके बाद जनजी निकल कर आएगा? अगर उसका सवाल उसके कैरियर का होगा, एक तरफ कैरियर बनता नहीं, दूसरी तरफ डर और खौफ ऐसा कि आपका कैरियर कहीं खत्म ना हो जाए, पता नहीं कल कौन सी एफआईआर हो जाए, पता नहीं कल कौन सी धारा लग जाए, और पता नहीं यह कहा जाए कि आप इस देश की सत्ता के खिलाफ, आप तो इस देश के खिलाफ थे। इन परिस्थितियों के भीतर भी अगर 100 लोग भी सड़क पर आकर सवाल कर रहे हैं तो यह मौजूदा वक्त में उस प्योर सेंटिमेंट की उस कहानी को कहता है जो यह मान रहा है कि दरअसल डर और खौफ में कब तक रहेंगे। और जंतर मंतर पर जो हजारों की तादाद में आज छात्र मौजूद थे और ये छात्र वहां पर जमा हो जाएं, इससे पहले थाने में आने की जरूरत अभिजीत दीपके को ना पड़े या कॉकरोच जनता पार्टी को ना पड़े, इसीलिए बकायदा परमिशन दे दिया गया और हवाई अड्डे जाकर अभिजीत दीपके को वो दस्तावेज कागज दिया गया, उस पर उसके हस्ताक्षर लिए गए कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको इजाजत दी जाती है। और उसके बाद जो जंतर मंतर पर धीरे धीरे लोग बढ़ रहे थे, यह अलग मसला है कि यह कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था, यह कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, यहां पर कोई पॉलिटिकल नेता नहीं था जिसके भाषणों में इतना ओजपूर्ण हो कि लोग सुनते रह जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप कब तक 3-4 बातों का जिक्र करते हुए कितनी देर तक कह सकते हैं? वो 3-4 बातें स्पष्ट थी। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, छात्रों के साथ एजुकेशन सिस्टम जुड़ा होना चाहिए। इस देश के भीतर जो पेपर लीक हो रहा है, जो करप्शन है, जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स है, जो पूरा सिस्टम चकनाचूर है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर की होनी चाहिए। उनसे आपको इस्तीफा लेना चाहिए, जिससे एक डर उस जिम्मेदारी को ना निभाने की वजह से हो, जबकि इस दौर में डर और खौफ लोगों के बीच समा दिया गया। क्या दृश्य था आज जंतर मंतर पर, और जो हवाई अड्डे पहुंचकर जिस डॉक्यूमेंट पे साइन कराया गया कि 10 से 5 तक आपको इजाजत दी जाती है, देख लीजिए। ये आवाज कल किस दिशा में जाएगी कोई नहीं जानता है। ये मरमरिंग जो जंतर मंतर के भीतर नारों की शक्ल में हर किसी ने सुनी, कल उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात तो तय है कि पहली बार पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक चेहरा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और इस देश के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ रहा है। उस एजुकेशन सिस्टम में जिसके भीतर करप्शन जड़ जमा चुकी है, जिसके भीतर के सिस्टमेटिक पुर्जे जिनकी जिम्मेदारी निभाने को होती है, वहां भी करप्शन पहुंच चुका है।
और एजुकेशन को लेकर इस देश के भीतर राजनीतिक सत्ता की जो भी जरूरतें हैं वो इस दौर में बिल्कुल गायब हो गई है। ऐसा लगता है इस देश में एजुकेटेड लोगों की जरूरत ही नहीं है। शायद यही वो परिस्थिति है जो पहली बार बच्चों को मां बाप के साथ जंतर मंतर पर ले गई और यह सवाल पूछने लगी कि अब नहीं तो कब। हालांकि हर कोई जानता है कि इस दौर में यह एक ऐसा दौर है जिसमें पता नहीं कल बख्शे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन सी आइडेंटिटी कहां से निकल कर कल कौन सी धारा लग जाए, पता नहीं ये शायद राजनीतिक तौर पर चीजों को परखा जाएगा या फिर सामाजिक परिस्थितियों को जिस तरीके से डैमेज किया गया है उस दिशा में भी अब किसी की नजर जाएगी। क्योंकि संकट संविधान का है, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तिरंगा ये कमोवेश जंतर मंतर पर हर जगह लहराते हुए दिखाई दे रहा था। और जबकि यह भी सच है कि यही संविधान हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है और अभिव्यक्ति की आजादी ही इस दौर में राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी छीन ली गई। क्योंकि जो सवाल अनिल अग्रवाल ने उठाया, वेदांता पर छापे पड़ गए। वो जो अदालत में पहुंचे उसके पीछे उनकी जायज मांग थी। जो उन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला, किसी दूसरे को सौंप दिया गया। जिस बात का जिक्र मोहम्मद दीपक कर गए और उन्होंने जो कहा, सामाजिक तौर पर यह सौहार्दपूर्ण स्थिति इस देश की सबसे बड़ी पूंजी रही है। महात्मा गांधी को आप याद कर सकते हैं। इस दौर में छात्रों ने जो सवाल उठाने शुरू किए, उन छात्रों को लेकर जो रवैया सोशल मीडिया के भीतर बड़े बड़े जर्नलिस्टों का भी रहा और सत्ता और सरकार का भी रहा, और उसके माध्यम से उन्हें कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए इसको सोच भी रही, यह सब कुछ तो हर किसी ने देख लिया। बावजूद इसके जंतर मंतर पर लोग जुटे, जनजी जुटा, उसने एक दस्तक दी, नारों की शक्ल में दी, उन तस्वीरों के आश्रय दी जो बतलाता है कि दरअसल डर और खौफ की भी एक उम्र होगी। और अब हम सवाल पूछेंगे क्योंकि एक तरफ हमारे कैरियर और हमारे भविष्य को दांव पर मौजूदा सिस्टम लगा रहा है, तो हर कोई अगर यह सोचते चले जाए कि उसकी एक सवाल पूछने की ताकत भी उसके कैरियर को खत्म कर देगी, तो दूसरी तरफ तो इस देश के भीतर हर युवा का कैरियर भी खत्म हो रहा है। वो कहां पर खड़ा हो, कैसे खड़ा हो। शायद इसीलिए अलग अलग पोस्टर, अलग अलग बैनर, अलग अलग तस्वीरों के आश्रय जंतर मंतर का यह नजारा सबके सामने था। हो सकता है यह नजारा भारत की राजनीति में एक उल्टी धारा मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए बहा दे, क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं। विपक्ष के नेता राजनीतिक तौर पर खुद को सुरक्षित चाहते हैं। हर के साथ अगर भ्रष्टाचार जुड़ा रहा इससे पहले अतीत में और उसकी फाइल पीएमओ में मौजूद है, तो वो पॉलिटिशियन सरकार के साथ समझौता कर लेता है। किसी भी हद तक जाके अपनी सुरक्षा इस दौर में हर पॉलिटिशियन चाह रहा है। और शायद इसीलिए एक सवाल यह भी बड़ा है कि विपक्ष की राजनीति ने इससे पहले ना जाने कितने करप्शन किए हों और मौजूदा वक्त में वही करप्शन एक सिस्टम में तब्दील हो गया हो, लेकिन कोई भी अगर सड़क पे उतरकर सरकार से सवाल नहीं करेगा तो फिर बचेगा क्या। और यह सवाल इस देश के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के साथ है, इस देश में जुडिशरी से जुड़े हुए वकील और जजों को लेकर है, यह सवाल इस देश में संपादकों से यानी मीडिया कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। और यह सवाल धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए अगर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब तो एक बहुत साफ है। पहली बार टेक्नोलॉजी ही सही, वह इस देश में लोकतंत्र का हिस्सा मांग रही है या जगाना चाहती है। पहली बार टेक्नोलॉजी के आश्रय लोग जुड़ रहे हैं और उनके भीतर के सवाल एक सरीखे हैं, लेकिन रास्ता सोशल मीडिया से निकला है। वो जमीन पर आकर कितना मजबूत होगा उसको आप पारंपरिक राजनीति में मत तौलिए। पारंपरिक राजनीति तो भीड़ चाहती है। वो इमरजेंसी के दौर को याद करेगी जब बड़ी तादाद में जयप्रकाश नारायण के पीछे कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वो हो सकता है मंडल कमंडल के दौर की राजनीति को भी याद करे। वो हो सकता है 2011-12 में जब जन लोकपाल बिल का जिक्र हो रहा था, उस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग थे।
लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अगर लोकतंत्र को हड़पती है, लोकतंत्र की परिभाषा बदलती है, तो उसका एक सिरा यह भी है कि आखिर टेक्नोलॉजी ही इस देश के भीतर लोकतंत्र के अलख को जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार में तब्दील तो नहीं हो जाएगी। और अगर वो हो जाएगी तो उसका मैसेज यह भी होगा कि किसी भी देश को संपूर्ण तरीके से खुद को विकसित और डेमोक्रेटिक कहलाने का हक तभी होगा जब सवाल पूछे जाएं और सवाल पूछने वालों पर कोई खौफ और डर का दबाव ना हो। शायद इसीलिए जंतर मंतर ने 5 सवाल पैदा कर दिए हैं। पहला सवाल, इस देश में डर और खौफ की वजह से हर किसी ने जब खामोशी बरती, उस वक्त जेनजी ने पहली दस्तक दिल्ली के जंतर मंतर पर यह कहकर दे दी, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरी बात, भारत के विपक्ष की राजनीति के सामने यह बड़ी सीख है कि अगर उसने अपना हित साधने के लिए और अपनी सुरक्षा भर के लिए अगर राजनीति को संभाल कर रखा हुआ है, तो वो ये जान ले भारत के राजनीतिक तौर तरीके भी आने वाले वक्त में बदल जाएंगे। तीसरा सवाल मौजूदा राजनीतिक सत्ता से है, जो ये मानकर चलती रही है कि दरअसल वो वक्त इंस्टीट्यूशन के मालिक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके हाथ में एक दस्तावेज है, उसके आसरे वो मनचाहा कर सकती है। तो धीरे धीरे सही संविधान का पहला पन्ना जंतर मंतर ने पलटा है। चौथा सवाल, इस देश के भीतर न्यायपालिका और चीफ जस्टिस, इन्हें भी समझना होगा कि दरअसल इस देश को लेकर वह कौन सी परिभाषा गढ़ते हैं, क्योंकि संविधान के संरक्षक वही हैं। संविधान की व्याख्या उन्हें ही करनी है। उससे हटकर जब वो कोई बात कहते हैं तो इस देश में जेनजी खड़ा होकर बतलाएगा कि संविधान में यह लिखा हुआ है, और चीफ जस्टिस हो या न्यायपालिका हो, उसे यह सुनना पड़ेगा। शायद यह सवाल भी खड़ा हो गया। और पांचवा और आखिरी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मौजूदा वक्त में जेनजी के सामने जो सवाल है, इस देश के युवाओं के सामने जो सवाल है, वह इस देश का लगभग 45-47% है। 15 बरस से लेकर 30-32 बरस तक की उम्र में जी रहे छात्रों के भीतर जो पढ़ाई कर चुके हैं उनके पास काम नहीं, जो नहीं पढ़ पाए उनके पास मजदूरी वाला काम भी नहीं। और इस देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में जब राजनीति गुम हो चली है, तो जेनजी ने एक दस्तक दी है। उस दस्तक की आवाज को, उसकी धड़कनों को सुनना शुरू कर दीजिए। यह चेतावनी है सत्ता के लिए, इस देश के भीतर डर और खौफ पैदा करने वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।